नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज एक पत्र लिखा है जिसमें अंग्रेजी अखबार को हिंदू नाम से इस लेख के जरिए सोनिया ने जनादेश को मोदी के खिलाफ बताते हुए इसे उनकी निजी हार करार दे दिया है। अपने लेख में सोनिया ने मोदी पर हमला करते हुए कहा, अपने खिलाफ आए जनादेश के बाद भी उनके व्यवहार में बदलाव नहीं आया है, अभी भी मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। सोनिया ने आपातकाल का बार बार जिक्र किए जाने पर तर्क पेश किया है कि उसके बाद 1977 में ही कांग्रेस को जनादेश मिल चुका है, यानी कहीं ना कहीं जनता ने उस फैसले के लिए कांग्रेस को माफ कर दिया है। इस लेख और उसकी व्याख्या पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी का कहना है, जिस पार्टी का चुनाव पूर्व गठबंधन बहुमत हासिल करके सत्ता में आया है, उसको हारा बताने वाले पिछले 3 दशक में अकेले बहुमत नहीं ला पाए हैं। बड़ा सवाल यह है, पहले राहुल गांधी, फिर खड़गे और अब सोनिया गांधी मोदी सरकार के खिलाफ लगातार नए नए नैरेटिव क्यों पेश कर रहे हैं? आखिर ये सियासी लड़ाई कहां तक जाएगी और इसका नतीजा क्या होगा? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। भारत के संविधान की खूबसूरती है कि अनुच्छेद 19 के तहत हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी बातें रख सकते हैं। सोनिया गांधी जी ने भी उसी अधिकार का प्रयोग किया है और उन्होंने जो बातें लिखी हैं उस पर कोई रोक किसी ने तो लगाई नहीं। जब कोई रोक नहीं लगी है उससे क्या मतलब है कि जो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं इस देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, वो असत्य है। कोई अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी तो नहीं है। इमरजेंसी तो केवल एक ही बार लगा था, 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। उनका देखने का, सोनिया गांधी जी का देखने का नजरिया है एक, लेकिन एक और नजरिया है इस चुनाव के नतीजों को देखने का। वो ये है कि भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार जो है रिजेक्ट कर दिया है। 2014, 19 और 2024 में जितनी सीटें 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली हैं, उससे ज्यादा 2024 में मोदी जी को मिला है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत की जनता चाहती है कि मोदी जी ने जो काम 2014 में शुरू किया, 2019 में जो बढ़ाया, उसे वो आगे और बढ़ाए। तो ये मैंडेट उनके लिए है। देखने के 2 नजरिए हैं। अब सोनिया जी क्या मान सकती हैं कि ये कांग्रेस की जीत है या मोदी जी की हार है, लेकिन दूसरा नजरिया है कि जनता ने तय किया कि मोदी जी ही सरकार को चलाए और ये उस रूप से भाजपा की जीत है और कांग्रेस की हार है। सर, सोनिया गांधी जी ने एक हिंदू में एक आर्टिकल लिखा जिसमें कई अलग अलग इशूज उन्होंने उठाए। कैसे? सीधे तौर पे मैं कहता हूँ, वो आर्टिकल एक तरह से समीचीन है, समसामयिक है और सरकार को आईना दिखाता है। अब इमरजेंसी की बात देखिए, इंटरेस्टिंग है। मैं तो हमेशा मानता हूँ कि इंदिरा जी के एडवाइजर्स अच्छे नहीं थे। अगर मोदी जी, अमित शाह जी जैसे एडवाइजर होते तो 352 आर्टिकल की ज़रूरत ही नहीं थी। 3, 2, 5 मिल करके पूरे देश में इमरजेंसी वाले हालात कर देते। फादर स्टैन स्वामी मर जाते, उमर खालिद जेल में पड़ा रहता, मीरान हैदर होता, खालिद सैफी होता। तो वो इंदिरा जी को तो अच्छी एडवाइस नहीं मिली। ये वाला आपातकाल ज़्यादा बढ़िया। आज सोनिया गांधी जी ने एक लेख लिखकर ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को 240 सीटें मिलने पर भी उनकी व्यक्तिगत तौर पर हार है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है। पिछले 30 साल में कांग्रेस ने अभी तक 240 सीटों का आंकड़ा नहीं टच किया और पिछले 3 चुनाव का जोड़ भी लगा लो तो भी 240 सीटें नहीं बनती। 99 सीटें जीतकर कांग्रेस और गांधी परिवार अपनी जीत मानता है और देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को क्लियर मैंडेट दिया है, 240 सीटें दी हैं और मैंडेट के साथ सरकार बनाई है एनडीए की। ये उसको हार बताते हैं। ये मानसिकता राजशाही मानसिकता है, तानाशाही मानसिकता है। ये वो मानसिकता है जो इमरजेंसी लगाती है, ये वो मानसिकता है जो कत्लेआम कराती है। यही गांधी परिवार की मानसिकता है जो मानती है कि 99 सीटों के साथ भी वह जीते हैं और उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्योंकि वो फर्स्ट फैमिली है, उनको अधिकार है देश के ऊपर राज करने का, चाहे उनके 99 सीटें आए। और दूसरा वो कह रहे थे कि हम चाहते थे कि स्पीकर पद जो है वो सबके साथ होता, हम उसके लिए स्पीकर वोट डालना चाहते, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि सहमति किस चीज पर थी। सहमति नहीं थी, वो मोल भाव कर रहे थे और वो चाहते थे कि स्पीकर की वोट के बदले में उनको डिप्टी स्पीकर का पद मिले। यही कांग्रेस की बीमारी है। वो पैसे के लिए बिना और मोल भाव किए बिना कोई काम नहीं करते। उनके अंदर आत्मसमर्पण की इच्छा ही नहीं है। उनको हर चीज छीननी है, या तो हत्यानी है या तो मोल भाव करके लेनी है। यही अंतर है कांग्रेस में। सोनिया जी की बात सही है
जो जनादेश 2024 के लोकसभा चुनाव में आया है वो नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत हार है। यही मोदी अपने दम पर 400 पार की भाषा कर रहे थे। कांग्रेस को 50 सीटें भी नहीं मिली। राहुल गांधी को बोलते थे शहजादे की जितनी उम्र है उतनी भी सीटें नहीं मिलेगी, लेकिन शहजादे ने आपको हरा दिया है मोदी जी। ये बात सही है कि आप जुगाड़ करके सत्ता पर बैठे हो, लेकिन सत्ता में बैठने से पहले आपको जरूर आत्मचिंतन करना चाहिए था। लेकिन मोदी जी दूसरे को बोलते हैं आत्मचिंतन करो। जिसको आत्मा होता है वो आत्मचिंतन करते हैं। ये लोगों को आत्मा नहीं है। जिस क्रूरता से ये राज चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, वो कभी चिंतन नहीं करेंगे। देश को जरूरत है एक ऐसे नेता की जो सबको साथ लेकर चले। देश की हालत बहुत खराब है। इसलिए सोनिया जी ने जो कहा है कि मोदी जी आत्मचिंतन करो, सोनिया गांधी जी के एक लेख ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। द हिंदू अखबार जो अंग्रेजी का है उसमें लिखे एक लेख में सोनिया गांधी कहती हैं कि मोदी जी की नैतिक हार हुई है और ये उनकी जीत नहीं है, और चुनाव हारने के बावजूद भी मोदी जी अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। उनके जो मर्यादाएं हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं। उनके व्यवहार में वो नतीजे दिखाई दे नहीं रहे हैं। यानी पहले की तरह जो मोदी सरकार थी उसी की तरह वो लगातार व्यवहार करती दिखाई दे रही है, जबकि विपक्ष जो है बहुत ज़्यादा वोटों से तो बीजेपी जो है बड़े बहुमत से नहीं जीत पाई है और विपक्ष को बहुत बहुमत मिला है। तो ये जो व्याख्या है इसको लेकर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जिनके पास चलते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है स्वामीनाथ जायसवाल जी, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमित मेहरोत्रा, नेता टीएमसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामपाल जाट जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रदीप भटनागर, बीजेपी के नेता जुड़ेंगे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, जिस तरह से सोनिया जी ने एक लेख लिखा है और उसमें कहा है कि मोदी जी की नैतिक हार हुई है, चुनाव में जनादेश उनको नहीं मिला है, जबकि विपक्ष को बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं। ये जो है चुनावी राजनीति अब तक हम समझते आए हैं, उसमें सीटों की संख्या गिनी जाती है और सीटों की संख्या पर ही सरकार बनती है। ये पहली बार ऐसी व्याख्या क्यों करनी पड़ी सोनिया गांधी जी को, और आखिरकार आप क्यों मानते हैं मोदी जी की चुनावी हार हुई है? देखिए, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी 400 पार, अब की बार 400 पार, और आप संविधान को भी लगा देंगे पार। जो नीति और नियत थी खुद पिछले बार 300 से ऊपर थी भारतीय जनता पार्टी, इस बार 400 पार का जो एजेंडा लेके चला था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जब अच्छे काम, अच्छे विकास, अच्छे एजेंडा था, जनता जो युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, जो किसानों के डबल एमएसपी की बात हुई थी, और सारे मुद्दों पर जिस तरह से उन्होंने बोला कि मैं बहुत अच्छा कर दिया देश को, यानी सब अच्छा चल रहा है देश में, मैं एक बहुत बड़ा विशाल अंपायर खड़ा किया हूँ, ताकि शिक्षा की जरूरत नहीं है, एजुकेशन बंद कर दो और खाली लीग सरकार चले। लीग सरकार पर चाहे आप देखिए मंदिर लीक हो रहा है प्रभु श्री राम का, आप देख रहे हैं सड़क लीक हो रहा है, टर्मिनल लीक हो जा रहा है, चाहे जबलपुर, दिल्ली, 5-5 आदमी दिल्ली में मर जा रहे हैं। जिस तरह से वो जो उद्घाटन किए हैं वो लीक फूटे गया, यानी लीक की सरकार बन गई है। चाहे 70 पेपर लीक हो सरकार, चाहे टर्मिनल लीक हो, और आज तो हद हो गया। सब देखे लीक, और किस तरह से पार्लियामेंट में हमारे देश के आम आवाम ये तो बोल रहे थे चाहे कोई विपक्ष के सामने इनके सामने खड़े नहीं हो सकता। जिस तरह से 10 साल अकड़ था प्रधानमंत्री जी का, आज बैसाखी के सहारे आकर खड़ा हुआ। जनता ने विश्वास इनको बताया कि देखो
चाहे बनारस के आसपास जितने सीटें हैं, चंदौली हो, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, चाहे अयोध्या से हारने का काम हुआ प्रधानमंत्री जी के पूर्वांचल में ये 15 सीट में 9 सीट हार गए और प्रधानमंत्री जी खुद हारते हारते बचे। तो ये अच्छे इनको इस पर सोनिया गांधी जी ने कटाक्ष किया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जीत का बड़ा दायरा दिखा रहे थे कि हम वित्तो नास्तिक हम हैं और दूसरा कोई मेरे सामने नहीं है, मैं चाहूं ये करूं, मैं चाहूं वो करूं, मेरी मर्जी चलेगी। लेकिन जनता बोला आपकी मर्जी नहीं। युवाओं को 2 करोड़ नौकरी का झांसा देने वाली सरकार, 15 लाख खाते में हमने वादा किया 8,500 रुपया महिलाओं को खटाखट देंगे, युवाओं को देंगे। हम सत्ता में आते, हमसे सवाल कोई खड़ा करता तो हम अगर नहीं देते। हम तेलंगाना में वादा करके आए, 2 लाख रुपया तक का लोन किसानों का माफ कर दिए। 167 लाख करोड़ मनमोहन सरकार में हम लोन माफ किए थे, 158 करोड़ छत्तीसगढ़ में माफ किए थे। ये एमएसपी की बात है, छत्तीसगढ़ में 3750 क्विंटल रुपया धान खरीदे। स्वामीनाथ जी ये तमाम बातें आप रख रहे हैं, लेकिन आपातकाल की बात आती है तो सोनिया जी ने कहा है कि आपातकाल के बाद 77 में उनकी सरकार को, उनकी पार्टी को मैंडेट मिल गया था। तो क्या मैंडेट मिल जाना जो है किसी भी जो अगर आपातकाल जैसी कोई घटना है उसकी माफी को माना जा सकता है? ये किस तरह की व्याख्या है? देखिए नवीन भाई, हम उसाड़ युग में चले जाते हैं। आज हमको खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, दाने दाने के लिए व्यवस्था नहीं। आज प्रधानमंत्री शिक्षा संस्थान को लीग सरकार बना दी है। आज प्रधानमंत्री कोई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा दूसरा यूनिवर्सिटी पूरे भारत में एक भी नहीं बना पाए। आज जो बीमार पड़ता है सीधे एम्स में भागता है। तो प्रारूप हम तैयार किए, इनका भागलपुर में टॉर्च से खोजा जा रहा था एम्स किधर है। तो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं, कहते 6-6, 10-10, 12-12 रोज यूनिवर्सिटी, रोज मैं ये बना रहा हूँ, एम्स बना रहा हूँ, IIM बनाना, IIT बना रहा हूँ। देखिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी पैदा हुए वो कांग्रेस के, मैंने सवाल क्या पूछा, जवाब क्या था? मैंने कहा आपातकाल पर सोनिया गांधी ने जो कहा है सर, उसी पे आ रहा हूँ। नरेंद्र कहा आपातकालीन मतलब हमारा जो हुआ उसके लिए राहुल गांधी जी और सारे लोग बोले कि वो ठीक नहीं था, उसको माने कि हमारी गलती, लेकिन फिर भी जनता ने हमें विश्वास दिया, हमें मैंडेट दिया। तो जनता जान गई इसके हाथ में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक एक कमेंट सबसे, स्वामीनाथ जी सबसे एक कमेंट ले लूं, फिर दोबारा दूसरे दौर में आऊंगा। प्रदीप भटनागर जी, आपने सुना होगा जो सोनिया गांधी जी ने एक अपना जो लेख लिखा है द हिंदू अखबार में, अंग्रेजी का अखबार है, दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। ठीक है, बहुत उसकी जो है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उस अखबार में वो लिखती हैं कि ये मोदी जी की नैतिक और निजी हार है। भले उन्होंने सरकार बना ली हो, लेकिन विपक्ष जो है वो ज़्यादा मजबूती से उभर कर आया है। अब इस व्याख्या पर जो है आप लोग भड़क तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो समझाना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो पिछले बार वादे किए थे, जो दावे किए थे, उसके हिसाब से जनता ने उनको समर्थन नहीं दिया है। भले सीटें जो है एनडीए की आ गई हों, लेकिन जो उनकी व्याख्या है उससे कितना जो है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? सहमत तो खैर आप नहीं होंगे। प्रदीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज बढ़ाइए, वॉल्यूम नहीं आ रहा। बोलिए। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही। सोनिया गांधी जी को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको जो आपको सीटें मिली हैं वो झूठ बोल के जो मिले, पहले उस पर आकलन करें। ये आपके बेटे जी ने और आपके अलायंस ने कितना प्रदेश की जनता को झूठ बोला। तो झूठ से जो सीटें जीती हैं आप उस पर आकलन कर रहे हैं। मेरी आवाज थोड़ी बैक आ रही है, थोड़ा डिस्टर्ब। सोनिया जी को बताना चाहूंगा इस चीज के बारे में कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, सबसे पहले ये देखो कि आपके बेटे जी जो हैं श्री राहुल गांधी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको हरा के भेजा, जो आपके वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको हरा के भेजा। तो आपको बताना चाहिए कि हम 10 साल विपक्ष से भी बेघर रहे, तो थोड़ा सा उस पर आकलन भी करना चाहिए ना कि 10 साल जनता ने आपको बेघर रखा, विपक्ष से भी और सत्ता से भी। तो सोनिया जी ने जो लिखा है ठीक अच्छी बात है। श्रीमती सोनिया गांधी जी को ये भी समझना चाहिए
कि आपने अभी तक ये जवाब नहीं दिया खटाखट वाली बात का क्या था। अब आपने करी आपातकाल की बात। ये वो सरकार है जो कहती है कि इंदिरा इज ए इंडिया, इंडिया इज ए इंदिरा। इंदिरा के सिवा भारत नहीं है, ना भारत के सिवा इंदिरा है। जो देश के प्रति इतना नकारात्मक, इतना छोटा जो लगाते हो नारा, उनसे आप क्या करेंगे? सोनिया गांधी जी बताएं कि सुल्तानपुर छोड़ के क्यों भाग गई, रायबरेली छोड़े क्यों भाग गई? क्या डर था उत्तर प्रदेश के अंदर? जनता से आपने झूठ बोला, आपने जनता को भ्रमित करा। आपकी उम्र और बहुत सारे सांसद नहीं आपकी उम्र के, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मगर कहीं इनको दिख गया था कि हम जीतने वाले नहीं हैं। अगर ये जीतने वाले नहीं थे तो इन्होंने ही तो भ्रमित करा उत्तर प्रदेश की जनता को, कर्नाटक की जनता को और जनता को। हिमाचल में सरकार में बैठे क्यों नहीं आ गए आप? राजस्थान में आपकी सरकार अगर अच्छा काम करके तो आपने पूरी सीटें क्यों नहीं ले ली आपने? तो झूठ का पुलंदा जो कांग्रेस ने बांध रखा है, क्या सोनिया जी उस पर जवाब देंगी? क्या इमरजेंसी में जो उनकी सास ने जो इमरजेंसी लगाई थी, तानाशाह चलाया था, उस पर जवाब देंगी? क्या सोनिया जी जवाब देंगी? प्रदीप भटनागर जी, यहाँ पर एक बात थोड़ा सा गौर से समझिए। जो आज 33 से 35 किलोमीटर सड़क बनती है रोज की, क्या वो बनी? प्रदीप भटनागर जी, यहाँ पे थोड़ा सा महीन चीज बोली उन्होंने कहा है कि ये मोदी जी की हार है। बीजेपी शब्द का इस्तेमाल आपने केवल सिर्फ अगर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अगर इस देश में बढ़ोतरी करी तो केवल और केवल क्रिश्चियन मशीनरी को बढ़ाने की कोशिश करी। सोनिया गांधी जी ने कोशिश करी तो नॉर्थ ईस्ट को खत्म करने की कोशिश करी। श्रीमती सोनिया गांधी ने अगर खत्म करने की कोशिश करी तो पाकिस्तान के हाथों भारत को खत्म करने की कोशिश करी। सोनिया गांधी ने इस देश को नीचा दिखाने में कहीं नहीं छोड़ा। सोनिया गांधी ने अगर कहीं दिखाया तो देखिए, सोनिया गांधी मुद्दा नहीं है जो आप उन पर बोल रहे हैं, मुद्दा यह है कि जो विचार उठाए गए और राष्ट्र बाद विदेशी डेलीगेशन आ रहा है और सोनिया जी मिल रही है। कोई तो सोनिया, कौन है सोनिया गांधी? प्रधानमंत्री प्रथम है। सोनिया गांधी जी तो राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। राहुल जी कौन है? मोदी जी का कौन है? सोनिया जी अगर देश की मोदी कौन है? मोदी कौन है? मोदी कौन है? ये हम कहें? चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा एक कमेंट सबसे ले लूं, आता हूं फिर दोबारा। प्रदीप जी दोबारा आता हूं आपके पास। चुनाव में जाना पड़ा। ठीक है, मैं आता हूं, दोबारा आता हूं। सुमित मल्होत्रा साहब, जिस तरह से सोनिया गांधी जी इस चुनाव के नतीजों की व्याख्या कर रही हैं, जनमत को जो है बीजेपी के खिलाफ और खासतौर पर मोदी जी के खिलाफ बता रही हैं, आप लोग कहते तो खैर ये रहते ही हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो विपक्ष जीता है, तो अगर विपक्ष किस तरह जीता है? देखिए, बात तो बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं सोनिया गांधी बहुत कम बोलती है, जब बोलती है तो बहुत तूल और समझ के बोलती है, चीजों को परख करके बोलती है कि बड़ी नेता है, कांग्रेस की लीडर है और यूपीए की चेयरपर्सन भी। पर आज भाजपा डरी हुई है, अभी भी डरी हुई है। अगर देखिए, विपक्ष मजबूत होकर के चुनाव में आया है और नैतिक हार इसकी क्यों हुई है? जो प्रधानमंत्री दावा करते थे बनारस के अंदर 8 से 10 लाख वोटों से जीतने का, वो आज 1.5 लाख वोटों से जीत पा रहे हैं। विपक्ष के एक छोटे से नेता ने उन्हें इस कदर हराने की कोशिश करी, आज वो 1.5 लाख वोटों से जीते। उनके और नेता देखिए आप, शिवराज सिंह चौहान है, वो 8 लाख वोटों से जीत रहे। अमित शाह जी कितने वोटों जीते? तो आज कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी को भी सोचना पड़ेगा, ये तो मेरी नैतिक हार हुई है बनारस के अंदर, कोई अच्छे मार्जिन तो नहीं मिलते हैं। तीसरी बार सरकार आपने सत्ता में बना तो ली है, पर क्या जनता ने आपको जो पूरा माइंडेड दिया, 400 पार का नारा आपने दिया था, आप तो 600 पार भी नहीं कर पाए। लंगड़ी घोड़ी सरकार है, पता नहीं कब किस दिन गिर जाए, किस दिन दोनों लोग भाग जाए, आपके टीडीपी और पलटू राम यादव किस दिन छोड़ के भाग जाए, कोई भरोसा नहीं है इनका। तो बातें इनको वो करनी चाहिए। और हमारे अभी प्रदीप भटनागर जी को रेस्पॉन्स की बातें पूरी सुन नहीं पाया, कुछ बातें इन्हें ध्यान में रखनी चाहिए जिन्होंने बड़े बड़े वादे करे हैं। तीसरी बार जो गवर्नमेंट इन्होंने बनाई है, उसमें एक तो इनको काम करने हैं, अग्नि के ऊपर काम करना है, महंगाई कम करनी है, कई ऐसे मुद्दे हैं, जलन मुद्दे हैं जिसके ऊपर आज देश के अंदर इनको काम करना है। बड़ी बड़ी वादे तो उन्होंने कर लिए 2 बार, तीसरी बार में इनको जनता के हितों को काम करनी है। ठीक है, रामपाल जाट साहब, आपने तीनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी और सोनिया गांधी ने जो कहा वो भी आप जान रहे हैं, तो बड़ा सवाल ये है कि जो उनकी व्याख्या है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो जो जनता सोच रही है उसके आसपास है? वो मोदी जी को आईना दिखाना चाहती हैं कि अब आप जो है उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे पिछली बार करते थे, ये ठीक नहीं है।
आपको लगता है कि सरकार का व्यवहार ठीक नहीं है, सरकार एनडीए की है और बीजेपी की अकेले की सरकार नहीं है, उसको थोड़ा बदलना चाहिए? पांडे जी, ये जो पत्र प्रकाशित हुआ लेख जी हिंदू में श्रीमती सोनिया गांधी का, उसको स्वस्थ बहस के हिसाब से लेना चाहिए। व्यक्तिगत नाराजगी आपस में हो सकती है किसी की, जो उन्होंने बात कही वो जरूर बहस योग्य है, चर्चा योग्य है, विचार योग्य है। वो सत्ता पक्ष के भी हित में है, विपक्ष के भी हित में है। इसलिए यदि कोई भी ऐसा लेख आता है तो वो विचार के लिए, उनका व्यक्तिगत विचार है। व्यक्तिगत आप भी लिखो ना अपना लेख, कौन मना करता है, लेकिन आपस में तेरी कमीज में ज्यादा धब्बे, मेरी कमीज तो सफेद है, ये बहस के मुद्दे नहीं हो सकते देश में। और जब तक देश में ऐसे मुद्दे रहेंगे बहस के, तब तक हमारा देश का लोकतंत्र ठहरा रहेगा। ये जो बहस की बात है, ये तो अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत की उन्होंने, ये भी लेके लेख, ये भी अपनी बात कहे, किसको मना है? सब अपनी अपनी बात कह सकते हैं ना, उनको भी अधिकार है, आप अपना व्याख्या करो। तो व्याख्या तो की है, और व्याख्याओं से सब सहमत हो, यह आवश्यक नहीं। कोई सहमत भी हो सकता है, कोई असहमत भी हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र की ताकत है असहमति का सम्मान। तो असहमति का जब सम्मान होता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। तो आप यदि असहमत हो तो भी स्वागत कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। और जहां तक ये आप विषय छिड़ा, उसके बारे में 2-3 मैं बात बताना चाहूंगा। आपातकाल, उसके पहले की परिस्थिति, आपातकाल की परिस्थिति, जब कांग्रेस के नेता देवकांत बरुआ साहब ने नारा दिया था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वो अहंकार का प्रतीक था, और अहंकार का उत्तर दिया भारत की जनता ने। साफ हो गई उस समय कांग्रेस, उसको दंडित किया जनता ने और सत्ता से बाहर किया। लेकिन एक दूसरा मैं जोड़ना चाहूंगा, 1980 में वही जब कांग्रेस वापस लौटी, तो जो गलतियां उन्होंने आपातकाल के समय, गलतियां को उन्होंने याद भी नहीं रखा, दोहराया नहीं, उन गलतियों को अपना को उन्होंने सुधार दिया। तो यदि हमारे यहाँ तो कहावत है, सुबह का भूला शाम को भी घर आ जाए, तो भी हम तो कहते हैं चलो तू आ तो गया ना, कोई बात नहीं, शाम को आ गया। तो जो दोबारा शासनकाल था मिसेस गांधी का, जब प्रधानमंत्री बनी, उसमें उन्होंने ऐसी कोई किसी को अवसर नहीं दिया जिससे कोई उनकी आलोचना कर सके इस विषय पर। इसलिए वो अच्छी चली। तो यदि उन्होंने उस समय गलती की, उसका दंड होगा। दोबारा जो उन्होंने अच्छा किया और वो एक घटना ऐसी हो गई तो उनको गोल उनको भूल दिया गया, और उसके बाद में फिर कांग्रेस बहुमत पाई, उनके बेटे उसमें आए, राजीव गांधी आए। लेकिन ये आलोचनाओं का विषय जो है ना, हो सकता है एक दूसरे को लेकर आलोचना में स्वस्थ रहे ना, तो उसमें भी स्वस्थ यदि हम रहेंगे तो देश के लिए अच्छा रहेगा। और तीसरा मैं कहना चाहूंगा, ये जो अहंकार है, ये किसी का भी हो, चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री का हो चाहे पूर्व प्रधानमंत्री का हो, भारत की जनता किसी की भी अहंकार को आशीर्वाद नहीं देती, अहंकार को नीचे लाती है। और इस बार तो जो जनादेश है, इसको खंडित जनादेश कह लो, कि अकेले बीजेपी का नहीं है, उनका अलायंस का है, जनादेश अलायंस को है। ये वो देश है जिसमें 13 दलों की भी सरकार रह चुकी, 13 दलों को भी यहाँ एक साथ जनादेश मिला, उन्होंने भी शासन किया। इसलिए यदि शासन करते हैं, कोई भी कितना भी उनका जो अलायंस है, अकेले दल का बहुमत नहीं है। लेकिन आज की तारीख में यदि कोई सबसे बड़ा दल है तो भाजपा ही है। इसलिए इसको भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि आज की तारीख में संख्या के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ा दल है, और उसके साथ उन्होंने सरकार बनाई है, ये सच्चाई है। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो थी कि भाई मैं जो करूंगा वही अंतिम है, ये देश इसको स्वीकार नहीं करता। इसलिए अभी भी यदि इनको सरकार में आ गए, अलायंस के माध्यम से आ गए, तो भी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। ठीक है। जो व्यवहार इन्होंने पिछले शासन में किया, उसकी मैं एक उदाहरण बताता हूं। ये राज भाजपा का राज नहीं रहा, ये मोदी राज। और मोदी राज में इसलिए कह रहा हूं, 2014 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था,
तो एक पोस्टर बना था भाजपा की ओर, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्रीमान राजनाथ सिंह। तो उस पोस्टर में था अब की बार भाजपा सरकार, और उस पर एक तरफ फोटो था नरेंद्र मोदी साहब का, एक तरफ फोटो था राजनाथ सिंह जी का। वो सारे पोस्ट सबके कार्यालय में आ गया भाजपा में, और बाद में सारे पोस्टों को मस्त लगा दी गई, क्योंकि मोदी जी चाहते थे भाजपा सरकार नहीं, मोदी सरकार को। ये अहंकार का प्रतीक था, इसलिए अहंकार तो वहां से, बीज तो वहां से आ गया अहंकार का। तो अंकुरण जो था वो वहां से था 2014 के चुनाव के पहले, लेकिन उस समय जनता का मन मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का था, जनता का मन इनको शासन सौंपने का था, और जनता ने एक बार नहीं 2 बार अच्छी संख्या में इनको शासन दिया। उसके उपरांत भी इस कृषि प्रधान देश में किसान वो सड़कों पे रहे, और उसकी बात सुनना तो दूर, उसको भी गाली गलौज करते रहे, उसकी भी निंदा करते रहे, उसकी आलोचना करते रहे। यह अहंकार का प्रतीक था। और दूसरी तरफ जवानों के लिए जो सेना में स्कीम लाए, कैसी स्कीम लाए जवानों के लिए कि भाई तू नौकरी पूरे समय नहीं करेगा, ये देश में खलबली मच गई इससे। और ये अहंकार, ऐसे जो निर्णय थे ये अहंकार के प्रतीक नहीं होते तो ये सरकार और भी अच्छी कही जाती। लोग फिर तो इससे ज्यादा बहुमत देते, लेकिन जिन्होंने जो गलतियां की और उन्होंने कह दिया किसानों का आय दोगुनी करेंगे, और दोगुनी के लिए बजट में प्रावधान किया 22 तक करेंगे। अब तो 22 निकल कर 24 आ गया। अब 24 तक भी दोगुनी आए तो छोड़ो, 1.5 गुनी मिलेगी। तो ये जो स्थिति है बड़बोलापन। ठीक है, और उन्होंने कहा कि हम किसानों को, ठीक है, आपकी बात आ गई रामपाल जी। लागत का 1.5 गुना दाम देंगे, और वो भी संपूर्ण लागत का नहीं दिया इन्होंने, निश्चित उन्होंने बढ़ाया, लेकिन वो बढ़ाया A2+FL का। तो A2+FL का नहीं चाहिए था, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स संपूर्ण लागत का 1.5 गुना। ठीक है, और ये खुद भाजपा ने स्वीकार किया। किसानों के साथ जो है वो नाइंसाफी की प्रदीप भटनागर जी, इस पर जवाब लेंगे आपसे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटें, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये चलत बुता बने कोनो काम कर ले, मोदी के गारंटी अपन नाम कर ले, सुशासन है विष्णु के नाम कर ले। अरे साए 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 चलत है बुता धाए धाए, महतारी वंदन किसान कल्याण, युवा मला न्याय आदिवासीला सम्मान, नवा नवा योजना के हवे भरमार। अरे साए 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 भाग्यकारी भाए भाए। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम, इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। और ब्रेक के बाद राजधानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं सोनिया गांधी ने जो पत्र लिखा है एक अंग्रेजी अखबार में, उस पर बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया है। उनका कहना है कि जनादेश जो मिला है वो मोदी के खिलाफ है और ये मोदी जी की नैतिक और निजी हार है। इस पे चर्चा कर रहे हैं। तमाम सवाल अभी रामपाल जाट जी ने उठाए कि मोदी जी ने आखिर किस तरह किसानों के साथ जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। इस पर जवाब चाहेंगे प्रदीप भटनागर जी। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, देखिए जब हर तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं तो क्या सरकार अपने आप में कुछ बदलाव करने के लिए तैयार है? क्या पार्टी जो मुद्दे हैं उन पर जो है थोड़ा सा जो अहंकार की बातें हो रही है उस पर सोचने के लिए तैयार है?
बिल्कुल बिल्कुल, आपने अहंकार की बात आज जो लाइन से चली है सबका जवाब दो। जी सबसे पहले तो बनारस की बात कर रहे थे और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले उनको ये बताना चाहिए कि आपने जो गलियों के अंदर काशी में, चाहे आपने अमेठी में, रायबरेली में, मिर्जापुर में, कहीं भी आपने गोरखपुर में, जहां भी पूर्वांचल में आपने चुनाव लड़ा या पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर में चुनाव लड़ा, तो आपने बताया नहीं कि झूठ कितना बोला। अखिलेश यादव जी ने भी बताया कितना झूठ बोला, 8,500 8,500 रुपए प्रदीप भटनागर, चुनाव में तो झूठ चलता ही है, चुनाव में झूठे वादे तमाम लोग करते हैं, आपकी पार्टी बहुत सारे वादे झूठे करती है, तो ये बचाव का तर्क तो नहीं हुआ ना कि हमने वादे झूठे किए, विपक्ष ने, आपने काट की उसकी जवाब दिया आपने लगातार जनता को। सर मैं कह रहा हूँ आप 2 लालच कितने पैसे देंगे और 2 बता दीजिए, आप 2 लालच के बता दीजिए, हमें ये लालच दीजिए हो ये पैसे नकद देंगे, मैं अभी काम पकड़ के माफी मांग लूंगा, अभी इसकी जांच चलती है। चलिए बातें करते, कह रहे थे कि बहुत 1.5 लाख से माननीय प्रधानमंत्री जी को वो लालच के मुझे वो बता दी 2 लोग, मैं क्या कह रहा हूँ आप 2 लालच वाले बता दीजिए कि हम कितने पैसे देंगे, कोई 2 बता नहीं, किसने, आपने भी तो वादे किए थे हम ये देंगे, उन्होंने कहा हम ये देंगे, ऐसे वादे चुनाव में चलते ही हैं, हम जीत के आएंगे तो ये करेंगे, वो जीत के आएंगे तो ये करेंगे, इसमें झूठ बोलने वाली बात कहां से आ गई? अभी यहाँ की गलती है, चलिए आगे चलते, कह रहे थे कि बहुत 1.5 लाख से माननीय प्रधानमंत्री जी को हराते, सॉरी हारते 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 बच्चे, हारते हारते बचे, तो बता देता हूँ उसके बाद। ऐसा मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुना ना मैंने आपको। प्रदीप जी आपके माइक में थोड़ा सा दिक्कत है, मैं दोबारा फिर आता हूं आपके पास, तब तक स्वामीनाथ जी से जवाब ले लेता हूं। जी स्वामीनाथ जी बोलिए। देखिए नवीन भाई, जिस तरह से माननीय भटनागर जी बार बार एक ही सवाल बोल रहे हैं कि 8,500 का वादा, ये बताइए डे 1 से ये लोग तो वादे करके आए हैं सरकार में कि भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पास युक्त कर लिए, कांग्रेस मुक्त कर देंगे, सारे कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेता जिसको कहते थे अपने पास बुला लिए, दुगनी आय बोले थे किसान को 2022 में देने के लिए, 2 करोड़ नौकरी हम बोले थे कि ये प्रति वर्ष देने की बात कहे, 9,27,000 10 साल में 11 साल में नौकरी दिया गया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। रेलवे का रोज घटना हो रहा है, इनका कवच फेल चला रहे हैं, रेल चू रहा है, वंदे भारत पानी टपक रहा है, बरसाती लेकर लोग चल रहे हैं और अपने सुरक्षा की गारंटी देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे डे 1 से चुनाव में एक कभी नहीं कहे होंगे कि एनडीए की गारंटी है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी सरकार, अपने मुंह से कहते थे मोदी सरकार, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मोदी सरकार, नड्डा जी भी बोलते थे, आपको गृह मंत्री जी बोलते थे, अमित शाह जी, मोदी सरकार। कहीं भाजपा सरकार नहीं लड़ी चुनाव, ये मोदी सरकार, मोदी का हारना हुआ। इसलिए माननीय सोनिया गांधी जी त्याग तपस्या बलिदानी की प्रतिमूर्ति ने उनको संकेत दिया कि आपने भाजपा का चुनाव नहीं लड़ा, ये मोदी खुद चुनाव लड़े कि मोदी की गारंटी, मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी का सरकार। यही शुरू किए प्रधानमंत्री जी, संकल्प पत्र लेके आए, उसमें युवाओं का नौकरी, चाहे किसानों की हितकारी योजना, श्रमिकों के लिए कल कारखाने फैक्ट्रियों का चर्चा नहीं किए। उन्होंने क्या चर्चा किया? मंगलसूत्र, भैंस छीन कर दे देंगे, घर छीन के दे देंगे, तो मुजरा तक पहुंच गए। लेकिन अपने जो 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे, फिर शिक्षा की बात करते हैं, IIT IIM क्यों बनाएंगे? मंदिर बनाए, 18 लाख करोड़ का बना, पानी टपक रहा है। टर्मिनल का उद्घाटन किए, सारे गिर रहे हैं, मौत हो जा रहा है। अंदर पासिंग का किए, वहां बाढ़ आया हुआ है, दिल्ली के अंदर जा नहीं सकता आदमी जी। और सड़कें जो बना रहे हैं, जो बोल रहे हैं ना कि रोज बना रहे हैं, ऐसी सड़क बन रही है कि धंस जा रही है, जो प्रधानमंत्री जी उद्घाटन किए। किसान इस देश का हिस्सा है, 13 महीना किसान, 770 किसानों के शहादत के बाद प्रधानमंत्री जी कड़े कानून कहे, किसान का कानून बनाऊंगा। स्वामीनाथन को वो भारत रत्न दे देंगे, उनके बनाए गए अगर उपलब्धि गिनाते कि हम बना दे, कहते हैं कि मैं किसान निधि डाल दिया। अरे 2000 डाल देने से थोड़ी नहीं चलेगा। 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया कर्ज किसानों का, आत्महत्या कर लेते हैं। आप 16 लाख करोड़ अपने पूंजीपति साथियों को दिए, उसका पर चर्चा नहीं करेंगे।
2 लाख रुपया 3 लाख कर्ज ऐसे किसानों का है, उसको माफ कर देते, कई किसान आपका जय जयकार। लेकिन स्वामीनाथ जी उनका कहना यह है कि आप लोगों ने ऐसे वादे किए जनता को जो है लुभाने के लिए, इतना पैसा बढ़ा के बताया कि जितना दिया जा नहीं सकता, जितना सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। मैं इसका जवाब दे रहा हूं नवीन भाई, सुनिए। जब 16 लाख करोड़ अपने पूंजीपति साथियों को दे सकते हैं, तो हम महिलाओं को 8,500 रुपया महीना क्यों नहीं दे सकते? हम युवाओं को 8,500 महीना क्यों नहीं दे सकते? 16 लाख करोड़ हमारे टैक्स जीएसटी का पैसा, जो कफन तक में जीएसटी गंगा जल में भी लगाए थे, वो हम लोग प्रोटेस्ट किए, 12% गंगा जल में लगाए थे, उसको हटाया गया। नहीं तो गंगा माँ को भी बेचने वाले थे, गंगा जल को टैक्स के माध्यम से लाने वाले थे। इन्होंने कहा कि मैं भुखमरी कम कर दिया, 80 करोड़ लोग आज भी अधीन है, आपको कहते हैं राशन हम देते हैं अपने घर से लाके। 25 करोड़ को कहते गरीबी रेखा से हटा दिया। 125 करोड़ जब देश का 140 करोड़ देश में 125 करोड़ लोग आपके सहारे हैं, गरीबी रेखा के नीचे, तो सर मानी चाहिए सरकार को। आप कोसते हो नेहरू जी को। नेहरू जी जब आजाद, आपको बताया था पहले भी मैं डिबेट पे, गांधी जी ने एक बहुत संभ्रांत थे और बरिस्टर थे, उन्होंने चंपारण में किस तरह से कपड़ा अपना छोड़कर एक धोती लपेटा। एक कहते हैं मैं चाय बेच के, आज जब स्टेशन नहीं बना चाय बेच दिए, 35 साल भीख मांगे, तो देश को उसी तरह वो भीख मंगवाना चाह रहे हैं कि 35 साल मैं मांगा हूँ। ठीक है स्वामीनाथ जी, ठीक है स्वामीनाथ जी, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। ठीक, आपकी बात आ गई। प्रदीप भटनागर जी विस्तार से जवाब दीजिए, बोलिए प्रदीप जी। प्रदीप भटनागर जी, जिस तरह से कांग्रेस भी सवाल उठा रही है और किसान नेता भी सवाल उठा रहे हैं, कहीं न कहीं बीजेपी को समझना होगा कि अब पुरानी वाली बात नहीं है और उसी तरह संभल के चलना होगा। क्या आप लोग इसके तैयार हैं? बड़ी लंबी वार्ता रही है, सबको सुना मैंने जी। तो जो बेचारे, उनको ये गणना करनी चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने की क्षमता रखते थे और बेचारे 35 पे आगे रुक गए। और उनसे भी पूछना चाहूंगा, जो सरकार के स्वप्न देख रहे हैं और देश की और पूरे ये सबसे पुरानी और पहली पार्टी है, वो भी बेचारी सत्ता से दूर रही, 99 पे बेचारी आउट हो गई। तो थोड़ा सा अहंकार घमंड ना करें। और ये घमंड की बात कर रहे श्री चौधरी साहब, कुछ घमंड की बात कर रहे हैं। जिंदगी जीना है तो घमंड तो रखना पड़ेगा चौधरी साहब, आपको पहली चीज से थोड़ा सा ये बता दूंगा आपको मैं। और एक चीज संज्ञान में मैं और बता दूं आपको मैं, जैसे आपने अगर अहंकार की बात करी, अगर अहंकार होता तो शायद इस प्रकार राहुल गांधी जी बुजुर्ग लोगों से पैर छुआते हैं, तो हो सकता है शायद माननीय प्रधानमंत्री किसी छोटी बेटी से ही पैर नहीं छुआते। अगर अहंकार की आपने बात करी, तो अहंकार की बात तो उनमें है जो महल के अंदर अहंकार का मतलब ये नहीं कि कोई पैर छुआने वाली बात है, अहंकार का फैसला में होता है। सर मुझे गलत व्याख्या कर रहे हैं ना, फिर आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। बेटी से पैर कौन छुआता है? और किसानों पे भी आ रहा हूँ मैं, किसानों पे भी आ रहा हूँ। अगर चौधरी साहब, अगर किसानों को, अगर जो तीन कानून लाए गए किसानों के प्रति, और वो किसानों को नहीं आए, तो प्रधानमंत्री जी ने खुद क्षमा मांगी, तो उसे अहंकार कह सकते हैं आप। हो सकता है आपको अहंकार में लगता हो। और आपने को ये नहीं बताया कि पंजाब के ही किसान क्यों बैठे हुए थे, महाराष्ट्र के किसान क्यों नहीं थे, राजस्थान के किसान क्यों नहीं थे, उत्तर प्रदेश के किसान क्यों नहीं थे, उड़ीसा के किसान क्यों नहीं थे? आपको पंजाब का किसान मिला। 14 पे एमएसपी बढ़ाई जा रही थी, उसको स्वीकार क्यों नहीं करा? आपने इस पे क्लियर करा? तो आप इस पे शोध कीजिए ना कि पंजाब के किसानों को ही क्यों अपनी फसलों पे एमएसपी चाहिए। उन्हें जो पूर्वांचल में किसानों पे जो फसल उगती है, या उड़ीसा में फसल उगती है, जो महाराष्ट्र में फसल उगती है, जो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में फसल उगती है, उस पर एमएसपी की क्यों नहीं बात करते? तो आपको सब ठीक है, आपने अहंकार का शब्द बोला है। अगर अहंकार का शब्द होता तो शायद बहुत कुछ दिखता। सड़क नहीं बनती, हाईवे नहीं बनता। आज वैज्ञानिक जो चल रहे हैं, जो अंतरिक्ष में एक साथ जो कमाई बढ़ गई, तो वो अहंकार में नहीं होता। अगर रक्षा प्रणाली में अगर देश आगे आ रहा तो वो अहंकार में नहीं होता। अगर राज्यों के अंदर 5-5 राज्यों के अंदर सरकार एक साथ बन रही है, कांग्रेस को कब्र में पहुंचाने के बावजूद, वो अहंकार में नहीं होता। तो आपने अहंकार का जो संज्ञान दिया ना। अच्छा प्रदीप भटनागर जी, आप नहीं मानेंगे, लेकिन एक सवाल यहाँ बनता है, क्या सरकार कहीं पर भी पिछली बार की तुलना में कहीं न कहीं व्याख्या जनमत के हिसाब से चलने को तैयार है कि नहीं है? साहब ऐसा है, देश के हितों के लिए कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करा जाएगा। अभी चौधरी साहब कह रहे थे किसानों को गाली भी बची। किसानों से पूछा आपने कि भिंडरवाला का फोटो क्यों है, AK-47 के फोटो क्यों लगे हैं?
और आपने एक बात और बोली थी, न जाने क्या क्या किसानों को बोला। किसानों को बोला, आप एक किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की सुन बता दीजिए स्टेटमेंट, किसने आतंकवादी बोला, कुछ बोला। और आपने एक बात और कही थी, आपने फौजियों के ऊपर। अभी स्कीमों को देख लीजिए, आर्मी स्कीम बनाती है, सरकार नहीं बनाती है, सरकार केवल उस पर ध्यान देती है। ठीक है, तो थोड़ा सा सर, एक मिनट सर, एक सेकंड सर, बहुत कुछ सुना मैंने, बोलिए, एक मिनट का समय और दे दीजिए। थोड़ा एक मिनट का समय और दीजिए, बस एक मिनट का समय। अगर सरकार अगर घमंड में होती तो तीसरी बार नहीं आती। घमंड तो उनको है जो इस बार पहली बार चुन के जो सदन में पहुंचे हैं। अंदर एक नालायक बच्चों की तरह जो क्लास में बैठे बच्चे जो बदतमीजी कर रहे हैं, उन चीजों को देखिए कि आपने देखा नहीं। चौधरी साहब, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, कम से कम एक बार टिप्पणी तो कर देते। जिस प्रकार से इस बार शपथ ली गई पार्लियामेंट के अंदर, क्या वो अच्छी थी? मैं तो इसके विरोध में हूँ, चाहे किसी पार्टी को, चाहे मेरी पार्टी क्यों ना हो। संविधान की शपथ जो सिस्टम से ली जाती है, उस पर क्यों नहीं ली गई? क्या बोलेंगे इस पे आप? क्या आपको नहीं पता इस बात? जिनकी सरकार है, जिनके लिए मकान तो पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो गई, कभी छत नहीं देखी, कभी उन्होंने बाथरूम नहीं देखा, कभी उन्हें पैसे नहीं देखा, मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में जाते थे। संविधान की शपथ तो उन्होंने शपथ लेने बाद जय संविधान बोला, इसमें क्या दिक्कत है? नवीन जी कहते हैं बीच में बोलना। मैं बताना चाह रहा हूँ, संगोल किसका प्रतीक है? संगोल रत्न जिस तरह से एक एमपी 37 नंबर लोकसभा क्षेत्र से माननीय स्पीकर को लिखे। स्वामीनाथ जी, मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास, बात पूरी जाने दीजिए प्रदीप जी। इसका जवाब मैं इनको दूंगा। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ मैं। बहुत घुमा रहा है, तो मैं देता हूं जवाब। भगवान ना करे आप बैठे हो, अभी आपकी सांसें रुक जाए तो क्या करेंगे आप? क्या घमंड में हो जाएगा क्या आपको? तो इसी प्रकार से जनता के हित में काम करने वाले, क्योंकि सत्ता से दूर हो गए ना आप। समस्या ये प्रदीप जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी का काम था, वो मोदी जी ने अपना नाम जोड़ दिया, पार्टी से हट के जो है ब्रांड मोदी हो गया। वो भी आ जाता हूँ। हाँ, बिल्कुल कहा था। देखिए, मैं आपको थोड़ा भ्रम दूर कर दूं, ये जो पार्लियामेंट कमेटी भारतीय जनता पार्टी है, फिर बता रहा हूँ, ये भारत की जनता की पार्टी है। और मैं भी एक आम कार्यकर्ता हूँ जो टीवी पे आज कुछ भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया है कि मोदी जी के परिवार से आके नहीं बैठा हूं मैं भाजपा कार्यकर्ता बैठा हूँ। और रही मोदी जी की बात, ये पार्लियामेंट कमेटी बैठती है और वो काम करती है। ये राहुल गांधी की पार्टी नहीं है, जो सोनिया जी बोलेंगी वही काम होगा, जो राहुल जी बोलेंगे वही काम होगा। ये लालू जी की पार्टी नहीं है, ये अखिलेश जी की पार्टी नहीं है। ये जो पिताजी को धक्का मार के स्टेज से नीचे कर दें, चाचा को धक्का मार के निकाल दें, ये भाजपा है, मेरी पार्टी है। ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, आपकी बात आ गई। ठीक है, अभी फिर आऊंगा आपके पास। स्वामीनाथ जी, जवाब दीजिए जल्दी से। मैं इनको जवाब दे रहा हूँ, जिस तरह से बोल रहे हैं। मोदी जी आए थे गारंटी 2 करोड़ नौकरी का, तो वो क्या जी आप पे कोई जवाब नहीं होता, आप पे कोई होता नहीं। बाद में वो आप कहते जवाब हैं देने में अमित महा शाह बेकार जी के आदमी जुमला, है। हम लोग आपको जुमला अपनी राज्य की सरकार नहीं दिखती है, बताइए ना कर्नाटका के अंदर क्यों पेट्रोल डीजल महंगा अरे कर दिया? यार थोड़ा चुप रहो ना। प्रदीप जी सुन लीजिए ना, प्रदीप जी आपकी बात सुनिए, सुन लीजिए प्रदीप जी। बहस के आखिरी चंक में आप जो है लगातार बोलने लगते हैं, थोड़ा सुन लीजिए। हिमाचल के अंदर अभी तक हम लोग नहीं बोल रहे हैं। अभी मुझे सुमित जी के पास जाना है, बहुत देर हो गई है। आप लोग फटाफट अपनी बात पूरी करिए। क्यों नहीं देगा हिमाचल के लोगों को? आप जो वादे करके आए थे, कर्नाटका में डीजल क्यों महंगा कर दिया? पानी पे क्यों टैक्स लगा रहे हैं? सुन तो लीजिए, जवाब सुन लीजिए प्रदीप जी। प्रदीप जी, जवाब सुन लीजिए। बीच में नहीं बोलता हूँ, लगातार बोल रहे हो, हाथ रहा, लगातार बोल रहे हो, फर्जी आदमी यही काम करते हो। और आज भी यही दलाली करना चाहते हैं, बैठे तो इनको मौका नहीं मिला देश बेचने का। बंद करेंगे कि नहीं आप? प्रदीप जी, मुझे माइक बंद करना पड़ेगा, फिर आप कहेंगे माइक राहुल गांधी जी का बंद किया गया। तो फिर आप बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए, बीच में मत। आप भी जानते हैं जब बीच में कोई बोलता है दूसरे की बात समझ में नहीं आती है। ठीक करना जरूरी होता है, ऐसे लोगों का नकाब हटाना जरूरी होता है। तो आपको मौका दिया तो आपने बोला ना, आप बीच में बोलेंगे तो आवाज सुनाई देगी नहीं। बोलना शुरू करूंगा तो बोलती बंद हो जाएगी। ठीक है, ठीक है स्वामीनाथ जी, मैं एक जवाब सुमित जी से ले लूं। ठीक है, ये नहीं पता नेता विपक्ष तो बन गए, क्योंकि पारिवारिक पार्टी है। बहुत ये शिष्टाचार वाली बात करते हैं आप। यही बात है, आप लोग अपने आगे किसी को लगने नहीं देते। देखिए रामपाल, जो नैरेटिव पेश किया जा रहा है, पहले राहुल गांधी आए, फिर खड़गे जी आए, अब सोनिया गांधी जी आए। विपक्ष लगातार एक नैरेटिव पेश कर रहा है कि ये सरकार जो है हारी है, हारने के बावजूद बना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि धीरे धीरे जनता के दिमाग में डाल दिया जाए कि सरकार हारी है और फिर सरकार गिरा के अपनी सरकार बनाने की तैयारी है?
नवीन भाई और जिस तरह से अहम अहंकार अकड़पन में प्रधानमंत्री जी कहते थे अब की बार 400 पार, उनका अकड़ खत्म कर दिया गया। हमारे देश के युवाओं में, किसानों ने उनका पंजाब से समाप्त हो गए, हरियाणा हाफ हो गए और राजस्थान में। तो ये बात तो कई बार कह चुके, आप पिछले 1 महीने से कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। अभी आप नैरेटिव जो पेश कर रहे हैं, मेरा सवाल उस पे है। पहले मैं जो बोल रहा हूँ, कांग्रेस साफ हो गई, हम लोग जो बोल के आए, कांग्रेस साफ हो गई, हिमाचल में कांग्रेस साफ हो गई, उत्तराखंड में कांग्रेस साफ हो गई, राजस्थान में कांग्रेस साफ हो गई, हिमाचल में कांग्रेस साफ हो गई, गुजरात में कांग्रेस साफ हो गई, चुनाव जीतने के लिए राज्यों में कांग्रेस साफ हो गई। अरे जिस तरह से अग्निवीर सियाचिन बॉर्डर पर जाके हमारा 6 महीना का ट्रेनर वो कोई शहादत देगा, वो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, उसको पेंशन भी नहीं मिलेगा। 75 साल का देश का प्रधानमंत्री 75 साल का चला सकता है, 22 साल का युवा रिटायरमेंट 24 साल में हो जाएगा, 25 साल में। यही देश की दुर्दशा है। देश इनसे सवाल इतना किए, आप एक भी जवाब घुमा फिरा कर राहुल गांधी, अरे भाई राहुल गांधी जी 2 जगह से चुनाव जीते, 4 3.5 लाख। हमारा एक कार्यकर्ता जिसको माननीय मोदी थे कि राहुल जी कहते डरो मत, राहुल जी भाग गए। राहुल जी का एक कार्यकर्ता अमेठी से आपके सबसे प्रिय नेता को 2.25 लाख वोटों से हरा दिया। आप हारे हुए ठीक है स्वामीनाथ जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। स्वामीनाथ जी मुझे आगे बढ़ने दीजिए। स्वामीनाथ जी, सुमित मल्होत्रा साहब, स्वामीनाथ जी, सुमित जी, ये नैरेटिव की लड़ाई है। ये बार बार राहुल गांधी जी, उस खड़गे जी और फिर सोनिया गांधी जी बार बार एक ही सवाल उठाते हैं कि मोदी जी हारे हैं। ऐसा है कहीं सरकार गिराने की तैयारी है, ताकि जब दोबारा सरकार बनाए तो जनता के दिमाग में रहे कि हाँ, एक हारी सरकार को इन्होंने गिरा दिया है। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका और अभी भी कह रहा हूँ कि सरकार कुछ दिनों की, कुछ महीनों की सरकार है, ज्यादा दिनों की सरकार है नहीं। आप देखिएगा जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार पलटेगी, बिहार में सरकार पलटेगी, कई स्टेट में जहाँ चुनाव है वहाँ पे राज्यों में सरकार भाजपा की नहीं बनेगी। ये मैं आपको निश्चित तौर पर लिख के देता हूँ। और आज जो देश के हालात इन्होंने पैदा कर रखे हैं, आप देखिए अभी उत्तर प्रदेश बरेली की मैं बात करूँ, बरेली और जगहों पे इन्होंने अभी एक काम और करा है। सरकार ने अधिकांश मंदिरों के ऊपर टैक्स लगा दिया है। इस गवर्नमेंट ने जिस मंदिरों पे आज तक कभी टैक्स नहीं लगा था, हिंदुओं की गवर्नमेंट ने वहाँ पे 40-40 हजार रुपए के टैक्स लगाए मंदिरों के। आप मुझसे कहेंगे मैं बिल सबमिट दे सकता हूँ, अगर प्रदीप भट्टागर इस चीज को डिनाई करे, रिप्लाई, तो मैं इस चीज का बिल दे सकता हूँ। नगर निगम द्वारा मंदिरों के ऊपर टैक्स आ रहा है, या कभी मंदिरों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है? पूजा पाठ वाली जगहों पर टैक्स लगाया जाता है? इस गवर्नमेंट से जरा पूछिए, क्या गवर्नमेंट क्या बोलना चाहती है मंदिरों के ऊपर टैक्स लेकर के? अरे भाई, केवल आप मंदिरों से टैक्स ले रहे हैं, मस्जिद आपने क्यों छोड़ दी? एक तरफा कार्रवाई, हिंदुओं की तरफ कार्रवाई, झूठ बोल के चले जाओ। अरे प्रदीप भट्टागर जी, आप भट्टागर जी, आप बोल रहे थे। अरे बिल दे दूं आपको व्हाट्सएप कर दूं बिल, अभी बिल व्हाट्सएप कर दूं। जो है मंदिरों में टैक्स लगाया है, कई बातों की आपको सही से होगा। सुन लीजिए प्रदीप जी, सुन लीजिए प्रदीप जी, आपको मौका दूंगा बोलने का, सुन लीजिए। नेशनल डिबेट चल रही है, आप झूठ फरोश अपना सही जगह तक चले जाओ, ऐसे थोड़ा जाने दो। जितना भी हिंदुओं के मंदिर उन पर टैक्स लगाया। प्रदीप जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अगर आपको डिबेट करनी है तो हम लोग हट जाते हैं, हम सारे लोग हट जाते हैं। आप अकेले बैठ करके डिबेट करते रहिए और चिल्लाते रहिए, हम लोग सब हट जाते हैं। तो झूठ मत बोलिए ना प्लीज, इस वजह से डिबेट नहीं होती है। सुन लीजिए, मैं कोई झूठ बात नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, अरे मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। मेरे पास ये है, मैं अभी अपनी मोटर एंकर जी, इनसे कहिए
ठीक है प्रदीप जी, सुन लीजिए, बोलिए सुमित जी, बोलिए, आप बोलिए, सुमित जी बोलिए। मैं देखिए, मैं शब्दों में बात करता हूँ, मेरे पास बिल है, मैं बिल पेश कर सकता हूँ। नगर निगम द्वारा मंत्रियों पर टैक्स लगाया गया है, टैक्स लगाया गया है, मंत्रियों पर टैक्स लगाया गया है। इंडिया को लिए 3 न्यूज पर चल रही खबर क्यों चली है? अगर झूठी है तो 3 न्यूज वालों ने क्यों चलाई खबर? किसान की खबर क्यों चलाई? सरकार को कहना पड़ा, मेयर को कहना पड़ा, हाँ हम इस 3 के ऊपर हमसे गलती हुई है, हम वापस लेंगे। क्यों कहा मेयर ने? आप ऐसी बात कर रहे हैं? आप उठा के देखिए, आपके पास नहीं है, मैं आपको बिल भेज दे रहा हूँ, अपने नंबर दीजिए, मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ बिल, जो लोगों के पास बिल आए हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हिंदुओं की गवर्नमेंट में हिंदू बाबा, हमारे योगी आदित्यनाथ जी बाबा हिंदू है, माननीय प्रधानमंत्री भी हिंदुओं की गवर्नमेंट में आने के बाद तीसरी बार सरकार बने था, दूसरी बार इनकी सरकार बनी और मंत्रियों को टैक्स लगा दिया, जहाँ आज तक तो टैक्स नहीं आता था। बड़ी शर्म की बात है, अपने आप को आप कहते हैं हिंदुओं की गवर्नमेंट, हिंदुओं की गवर्नमेंट, और उसके बाद हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर टैक्स लगाना। अरे कम से कम आपको, आप मंदिरों से भी टैक्स ले रहे हो, अब आप हिंदू नहीं है, आप तो जीएसटी टैक्स सबके ऊपर लगा दो, खाने पे लगा दो, लोगों की अर्थी पे भी लगा देना आप तो टैक्स, क्योंकि आपको अपनी हार दिख रही है। पर जिस तरीके से, मैं तो आज फिर कहूंगा, जिस तरीके से अयोध्या वासियों ने आपको आईना दिखाया है, उसी तरीके से अब की बात उत्तर प्रदेश के लोग 2027 में आपको आईना दिखाने का काम करेंगे। मैं दावा कर रहा हूँ, आपको आईना दिखाने का उत्तर प्रदेश काम करेगा। ठीक है, यहाँ से हरा करके काम करेगा, जिस तरीके से मंदिरों को टैक्स लगा करके आप लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, आप लगा लीजिए, प्रभु जी हम भी मंदिर पर भी लगा लीजिए, हम तो आपको देंगे, लगाइए, आपके हाथ में सकता है। पर जब हम लोग आएंगे, हम इस चीज को कम करेंगे और सभी लोगों को सही तरह से काम करने का मौका देंगे। ठीक है सुमित जी, ठीक है। रामपाल साहब, आपने सारे प्रवक्ताओं की बात विस्तार सुन ली है। ये बार बार, ठीक है, सोनिया गांधी जी ने आईना दिखाया है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक नेता मोदी सरकार पे हमला कर रहा है, आपको लगता नहीं एक नैरेटिव पेश करने की तैयारी है कि मोदी जी वाकई चुनाव जीते नहीं है, चुनाव हारे हैं, ताकि सरकार जब गिरे या गिराई जाए तो जनता के सामने ये मैसेज न जाए कि कांग्रेस ने कोई गलती की है, किसी पार्टी ने की है, उनको लगे कि वाकई ये तो हारे हुए लोग थे जो जबरन सत्ता में आ गए थे, इसलिए इनकी सत्ता हटाई गई है। नरेंद्र जी, एक मुझे ध्यान है 1991 में जब पीवी नरसिंह राव साहब की सरकार बनी थी जी, पूरे 5 साल निकल गए ये कहते कहते ये सरकार गिरने वाली है, ये सरकार बैसाखियों पे, और सरकार पूरी चली, गिरी तो नहीं। इसी ढंग से जब 13 दलों की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तब भी ये लगातार ये कहते रहे कि ये जो सरकार है ये तो गिरने वाली है, ये तो कभी भी पहिया कोई खिसक सकता है, लेकिन सरकार पूरे समय चली, उन्होंने खुद भी चुनाव करे, वो अलग बात, लेकिन गिरी तो नहीं। इसलिए ये जो चीज है ये है रणनीतिक बात है, और रणनीति में सच्चाई नहीं होती है। इसलिए एक सच्चाई और हमको सबको समझना चाहिए, इस बार ये जीत किसी विपक्ष की जीत नहीं है, ये तो जीत उस बात की है कि लोग नाराज थे सरकार से, सरकार के अहंकार से, इस कारण से लोगों ने एंटी वोट किया, इनकी सरकार ये जीत गए। इसलिए उस जीत को ये नहीं कह ले कि उनके कुछ सकारात्मक कार्य के कारण की जीत हुई। होना तो ये चाहिए दोनों ही दल या जितने भी दलों लोकतंत्र में, वे सभी एक दूसरे पर कीचड़ उछाले, उसकी वजह वे सकारात्मक राजनीति पर बात करें, निंदा आधारित राजनीति को कम करें। व्यक्तियों की आलोचना से काम नहीं चलेगा। इसलिए व्यक्ति तो एक छोटी चीज होती है, पार्टी बड़ी होती है और देश उससे बड़ा होता है। इसलिए हम सब मिलकर देश के लिए काम करेंगे और ऐसी बातें तो कम से कम नहीं बोले जो कोई भी पार्टी नहीं कर सकती इनमें से। और एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको नरेंद्र जी, जब 1980 का दौर था तो ट्रेन में चलते चलते कुछ यात्री चर्चा कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी गलत है, चरण सिंह गलत है, मोरारजी गलत है, इंदिरा जी गलत है। तो एक पाकिस्तान के व्यक्ति बैठा था, उसने उनको टोका था, भाई तुम किन की बात कर रहे हो, ये तो सब देवता लोग हैं। देखो जैसे इंदिरा गांधी हारी, उसने 1 मिनट नहीं लगाई, कुर्सी छोड़ दी। जैसे ही जनता पार्टी हारी, 1 मिनट नहीं लगाई, उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। इन देवताओं के लिए तो मैं ऐसी बात कर रहा हूं। हमारे पाकिस्तान में जो एक बार आ गया वो जम गया। अरे उनकी तुलना में भारत के लोग तो देवता है, देवता, इनकी आलोचना मत करो। इसलिए हमें 10 कमी हो सकती है, ऐसा नहीं हमें कमी नहीं है, लेकिन यदि बाहर वाला जो देख रहा है वो हमको किस एंगल से देख रहा है,
वो हमको अच्छाई के एंगल से देख रहा है कि आज भी हमारे नेता चाहे इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो, ऐसा नहीं क्वालिटी वाले नहीं है, क्वालिटी वाले हैं, लेकिन उनकी जो दिशा है उसको ठीक करने की जरूरत है। ये भी लेख होना चाहिए, एक इसमें भी चर्चा होनी चाहिए कि आप अपनी परफॉर्मेंस से जीते हो या नकारात्मक वोट से जीते हो। ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये विषय है जिन पर हमको विचार करना चाहिए और हवा में किसी को भी नहीं उड़ना चाहिए। ठीक है, हवा में नहीं उड़ेंगे वो ज्यादा फायदे में रहेगा। ठीक है, प्रदीप जी जवाब दीजिए। जनता बहुत समझदार है, बहुत ठंडाई से चलती है। यदि आप इस ढंग की बात करोगे तो आप ये कहते रहो कि अहंकार नहीं है, बहुत बढ़िया। सोनिया गांधी यदि आप जी अहंकार कितनी अहंकार अच्छी नहीं वोट मानोगे थी, तो आप ही माइनस नरसिम्हा राव जी को ये अच्छा यह है कि अपने खुद के दुर्गुणों को कांग्रेस कार्यालय में उसकी ना कमी है, आने देते तो स्वीकार करें, उसको स्वीकार करके उसको ठीक करने की कोशिश करें, तो आगे के लिए आपकी संभावनाएं चमकने की ज्यादा रहेगी। ठीक है, इसलिए आप अपनी कमजोरी को दूर ठीक है। सोनिया गांधी जी के पत्र ने जो है राजनीति में एक नया जो है नैरेटिव पेश करने की कोशिश की कि मोदी जी की चुनावी हार हुई, लेकिन बीजेपी मानने को तैयार नहीं है और बीजेपी कहती है कि नहीं, हम जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राजधर में आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।